नक्सलवाद के खिलाफ जारी लड़ाई अब अपने निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची है। एक तरफ सुरक्षा बल लगातार जंगलों में अभियान चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े नक्सली कमांडर हथियार छोड़कर मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं। ऑपरेशन नवजीवन 2 के तहत रांची पुलिस मुख्यालय में 16 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इनमें रीजनल कमांडर से लेकर जोनल कमांडर, सब जोनल कमांडर और एरिया कमेटी सदस्य तक शामिल हैं। आखिर ऑपरेशन नवजीवन 2 कितना सफल रहा, नक्सलियों ने हथियार क्यों छोड़े और आगे पुलिस की क्या है रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। झारखंड में सरेंडर स्ट्राइक का असर। एक साथ 16 नक्सलियों ने डाले हथियार। ऑपरेशन नवजीवन 2 ऑन नक्सलवाद गॉन। खत्म होने की कगार पर नक्सलवाद। झारखंड में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, क्योंकि झारखंड पुलिस को नक्सल मोर्चे पर एक और बड़ी सफलता मिली है। रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में ऑपरेशन नवजीवन 2 के तहत 16 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें से रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमेटी सदस्य और 3 अन्य कैडर शामिल हैं। सरेंडर के दौरान नक्सलियों ने 11 आधुनिक हथियार, 38 मैगजीन और 1562 जिंदा कारतूस भी सुरक्षा बलों को सौंप दिए। आज ऑपरेशन नवजीवन 2 के अंतर्गत 16 सीपीआई मोस्ट के लोगों ने सरेंडर किया है, जिसमें रीजनल कमेटी मेंबर 1, जोनल कमेटी मेंबर 3, सब जोनल कमेटी मेंबर 3, एरिया कमेटी मेंबर 6 और दस्ता सदस्य 3, 11 हथियारों के साथ 1562 गोलियों के साथ आज पुलिस महोदया के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सरेंडर करने वालों में 15 लाख रुपए का इनामी 128 मामलों में वांछित रीजनल कमेटी सदस्य संतोष उर्फ गांधी, जोनल कमेटी सदस्य संतोष मांझी, 10 लाख रुपए का इनामी जोनल कमेटी सदस्य चंदन लोहरा, जयकांत मुंडा, राजनाथ हासदा और 5-5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर अनिल तूरी, सुखलाल बिरजिया, 2 लाख रुपए का इनामी सुदेश होनहागा उर्फ सोना राम होनहागा उर्फ सोना, ऐतवारी मांझी उर्फ सोनोत उर्फ संत उर्फ शनिचरवा, देवान मुर्मू उर्फ शनिचर, सुमित्रा सुरीन, चंपा मंझियाइन उर्फ गुड़िया, रिसीव सालेमी मुंडा उर्फ पारुल, मुन्नी सुरीन उर्फ मुरीन सुरीन, सीता मुंडा जैसे कई बड़े नक्सली शामिल हैं। यह एक स्वर्णिम दिवस हम लोग सबके लिए है, जिससे पिछला बार की तरह नवजीवन ऑपरेशन नवजीवन 1 की तरह नवजीवन 2 में आज करीब 24 नक्सल सरेंडर कर रहे हैं। 16 इनामी नक्सलियों का सरेंडर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि बदलते झारखंड की तस्वीर है। जहां कभी बंदूक की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब मुख्य धारा में लौटने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अब सवाल यही है कि क्या ऑपरेशन नवजीवन 2 नक्सलवाद के आखिरी अध्याय की शुरुआत साबित होगा, या जंगलों में अब भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं। फिलहाल पुलिस का दावा है कि अभियान जारी रहेगा और नक्सलवाद के खिलाफ ये लड़ाई अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर अब इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे केंद्रीय गृह मंत्री के नक्सल मुक्त भारत के संकल्प की बड़ी सफलता बताया। बीजेपी का दावा है कि सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और केंद्र सरकार की रणनीति का ही नतीजा है कि कभी नक्सलवाद का गढ़ रहे इलाकों में अब बड़ी संख्या में नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं। उसमें 30 मार्च 2026 तक लगभग 90% से अधिक नक्सलों का सफाया हो चुका था। कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। भारत सरकार के पॉलिसी के माध्यम से नक्सलियों ने
भारत सरकार के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते हुए मुख्यधारा में लौटने की बात करते हुए। और रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से पूछताछ जारी है। करीब 8 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है जब ये पूछताछ इस वक्त चलती हुई। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में जब्त किए गए तमाम चीजों को लेकर इस वक्त ख्यांगते से पूछताछ जो है वो की जा रही है। पूर्व अध्यक्ष की विदेश यात्रा का डिटेल खंगाला जा रहा है। सीआईडी की तरफ से जेपीएससी के चेयरमैन रहते कई बार विदेश यात्रा हुई। पूर्व अध्यक्ष और टीडीपीएल एजेंसी के गठजोड़ को इस वक्त सीआईडी की टीम जो है वो तलाशती हुई नजर आ रही है और इसीलिए जेपीएससी के पूर्व जो अध्यक्ष हैं एल ख्यांगते, उनसे पूछताछ का दौर जो है इस वक्त 8 घंटे से ज्यादा का चलता हुआ। संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया और पूछताछ अब भी चल रही है क्या? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से अभी भी पूछताछ का दौर जो है वो चल रहा है। सीआईडी कार्यालय में ये पूछताछ की जा रही है। तमाम सवाल जो अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उन तमाम आरोपियों के द्वारा जो बयान आए थे चेयरमैन के खिलाफ, उन तमाम चीजों को लेकर सत्यापित किया जा रहा है और हर कड़ियों को जोड़ने का प्रयास जो है वो सीआईडी की टीम कर रही है। इसी सिलसिले में उनका पासपोर्ट भी जब्त किया गया है, क्योंकि उनके द्वारा कई विदेश यात्रा फ्रिक्वेंट लेवल पर की गई थी और कौन कौन से देश का टूर उन्होंने किया, इन तमाम चीजों को खंगालने के लिए उनके पासपोर्ट को फिलहाल जब्त किया गया है। अब एजेंसी जो है वो पासपोर्ट के द्वारा उनके विदेश दौरों की पूरी जानकारी को खंगालेगी ताकि तमाम चीजें और उनकी कड़ियां जो हैं वो जुड़ सके। तो देखना होगा कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ती है। इस मामले में अगर सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। वहीं जो पूर्व चेयरमैन है उनकी भी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी पूछताछ का दौर जारी है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी उनसे पूछताछ का दौर जारी रह सकता है। अब देखना होगा कि किस तरह से ये पूरा जो पूछताछ है और इसमें क्या कुछ जानकारियां आती हैं और कौन कौन से लोग जो हैं वो सीआईडी के रडार पर आते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस जानकारी के लिए। झारखंड में पहले तिमाही में टैक्स कलेक्शन में उत्पाद विभाग सभी अन्य विभागों से सबसे आगे निकल चुका है। आंकड़ों के मुताबिक उत्पाद विभाग में पहली तिमाही में 6% अधिक टैक्स कलेक्ट किए गए, जिसकी प्रशंसा सिर्फ उत्पाद विभाग ही नहीं बल्कि वित्त विभाग भी कर रहा है। झारखंड में सरकार ने वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए सभी विभागों को 3 महीने के कैलेंडर पालन करने के निर्देश दिए हैं। इस 3 महीने के कैलेंडर में सबसे बेहतर प्रदर्शन उत्पाद विभाग कर रहा है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पहले तिमाही के टैक्स कलेक्शन में उत्पाद विभाग सबसे आगे चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार से पहले वित्तीय प्रबंधन इतना बेहतर नहीं था, लेकिन अब वित्तीय प्रबंधन बेहतर हुआ है, जिसके नतीजे भी दिख रहे हैं। हाँ, हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट में अच्छा खासा जो हमारा टारगेट था और टारगेट के अनुसार पहले तिमाही में जो राजस्व की प्राप्ति होनी चाहिए थी उससे कहीं अधिक उत्पाद विभाग ने किया। तो ऐसे कई विभाग हैं जो अच्छा करने की दिशा में बढ़ भी रहे हैं, कई ऐसे विभाग हैं जिन्हें और काम करना चाहिए। सरकार के हुए आमदनी के आंकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल से जून के बीच कमर्शियल टैक्स से 4,372.13 करोड़, भूमि राजस्व से 114.21 करोड़, उत्पाद से 963.41 करोड़, निबंधन से 393.02 करोड़, परिवहन से 664.11 करोड़, खनन सेस से 3004.05 करोड़ की आमदनी हुई है। वहीं माइंस के रॉयल्टी मद से 3,373.42 करोड़, वन से 213.35 करोड़, कृषि से 168.02 करोड़ और इसके अलावा नॉन टैक्स रिसिप्ट से 111.10 करोड़ की आमदनी हुई है। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद इस उपलब्धि पर खुश दिखे। उन्होंने दावा किया कि अवैध कारोबार पर अंकुश से राजस्व में 6% की बढ़ोतरी हुई है और करीब 200 करोड़ अतिरिक्त राजस्व संग्रह किया गया है। अगर सिंपल कहावत देखें
कि अगर कोई बाल्टी में छेदा हो, जब तक उसको बंद नहीं करेंगे तब तक बाल्टी नहीं भरेगा। हम लोग जो भी छेदा के रूप में यानी चोर बाजार, अवैध कारोबार से जुड़े जो लोग हैं उस पर 100% अंकुश लगाएंगे तो हम समझते हैं कि राज्य का राजस्व और बढ़ कर के जो हम सबों की कल्पना में नहीं है वहां तक पहुंचा सकते हैं उसको। वित्तीय संकट से जूझ रहे झारखंड में उत्पाद विभाग का प्रदर्शन काबिले तारीफ है। अगर सभी विभाग टैक्स कलेक्शन में ऐसे ही मुस्तैदी दिखाएं तो न केवल केंद्र पर राज्य की निर्भरता कम हो जाएगी, बल्कि अपने संसाधन और दम पर राज्य के विकास को गति भी मिल सकती है। अब नजरें अगले तिमाही के नतीजों पर टिकी हैं कि कौन विभाग टैक्स कलेक्शन में बाजी मारता है। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। जमशेदपुर में अत्याधुनिक चालक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा। ये राज्य का सबसे बड़ा संस्थान होगा, जहां न सिर्फ थ्योरी बल्कि प्रैक्टिकल क्लासेस के माध्यम से भी ड्राइवर को ट्रेंड किया जाएगा। ये संस्थान 22 करोड़ 30 लाख की लागत से 11.88 एकड़ भूमि पर बनेगा। टाटा मोटर्स के अधिकारी और परिवहन सचिव यहाँ के बीच MOU साइन करते हुए नजर आए। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी भी रही। इस दौरान ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर राज्य के सभी जिलों में कैंप भी लगाए गए थे, जहां से लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस वितरित किया गया। मुख्यमंत्री ने भी ड्राइविंग लाइसेंस दिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभुकों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि टाटा मोटर्स के साथ MOU राज्य में मील का पत्थर बनेगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर के रूप में कार्य करेगा, जिससे ट्रैफिक सुरक्षित होगी। टाटा मोटर्स के द्वारा ये संचालित संस्थान होगी और मुझे उम्मीद है कि राज्य में जो भी छोटी गाड़ी चलाने वाले हों, बड़ी गाड़ी चलाने वाले हों, हर तरीके का एक बेहतर सॉल्यूशन लेकर के लोगों को बताया जाएगा। क्योंकि माइनिंग बेल्ट ज्यादा है हमारे झारखंड में और इस तरह से ट्रेनिंग, कौशल ट्रेनिंग, उनको आधुनिक ट्रेनिंग प्राप्त होगा तो अपने रोजगार के दिशा में भी आगे बढ़ पाएंगे और अन्य संस्थानों में भी इस तरह के कौशल प्रशिक्षण के रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। टाटा मोटर्स में न सिर्फ हम लोगों का विश्वास है कि गाड़ी बनाकर हम लोग रोड के ऊपर दे दें, हम लोग उन गाड़ियों को एंड ऑफ द लाइफ तक उनको देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे जो कस्टमर है उसको चलाता है, मेंटेन करता है, हमारे जो चालक हैं वो किस तरीके से उसको चलाते हैं, पूरा का पूरा माइलेज मिलता है कि नहीं मिलता है, मेंटेनेंस कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा जो उत्पाद है उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाए। और फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से अंतराल के लिए फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। इस जुलाई को बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव और आज इस उपचुनाव के प्रचार का अंतिम दिन है। शाम को प्रचार का शोर थम जाएगा और इसके पहले आज इस अंतिम दिन सभी दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर उपचुनाव है और पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें भारी बहुमत से जीत दिलाने के लिए एनडीए ने अपना पूरा कुनबा लगा दिया है। बीजेपी के कई स्टार प्रचारक दिन रात चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। एक एक वोटर से जनसंपर्क किया जा रहा है। बीजेपी के नीरज सिन्हा के टक्कर में जनसुराज से प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में हैं, जबकि आरजेडी से रेखा गुप्ता ने इस उपचुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। 3 अगस्त को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा शाम में, और उससे पहले सभी राजनीतिक दल जो जिन की तरफ से यहां पर चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार को उतारा गया है, उन्होंने जनसंपर्क के जरिए लोगों से अपने लिए वोट ये अपील करने के साथ साथ यहां पर पूरी ताकत झोंक रखी है। अगर आज इस अंतिम दिन के चुनावी प्रचार की बात करें तो आज खुद नितिन नवीन जो हैं बीजेपी के तरफ से यहां पर लोगों के बीच होंगे और अपील की जाएगी अपने
समर्थन के साथ लोगों को। और ये देखिए, ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बीजेपी का पूरा कुनबा जो है वो आपको चुनाव प्रचार में उतरा हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण सीट, हालांकि बीजेपी का इसे गढ़ माना जाता है। बीजेपी यहां से लगातार जीतती रही और नितिन नवीन चूंकि यहां से अभी तक विधायक रहे, और जब उन्होंने यहां से इस बांकीपुर विधानसभा सीट की बात करें, जब उसे छोड़ा तो उसके बाद इस सीट पर जब उपचुनाव हो रही हैं तो नितिन नवीन यहां की नब्ज को बेहतर तरीके से जानते और समझते हैं। लोगों के लिए उन्होंने जो काम किया है उसी का जिक्र एक बार फिर से उनकी तरफ से किया जाता हुआ। और देखिए, ये जो सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर प्रचार का चूंकि आज आखिरी दिन है और इस अंतिम दिन जितने भी तमाम दिग्गज अपना पसीना जमकर बहा रहे हैं। एक बार फिर खुद बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है वो आपको नजर आ रहे होंगे चुनाव प्रचार में, जनता से विरासत बचाए रखने की अपील वो कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी नीरज सिन्हा के समर्थन में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे आज। और अंतिम समय में आरजेडी के लिए भी प्रचार में उतरे हुए हैं तेजस्वी यादव, जो चुनाव प्रचार में अपनी तरफ से ताकत झोंकते हुए दिखाई देते हैं। और ये जो तस्वीर है ये बांकीपुर की सीट के महत्व को जाहिर करती है कि बीजेपी के लिए ये सीट कितनी बड़ी हो जाती है। ये उसके लिए नाक और साख की सीट है। और यहाँ पर इस लिहाज से भी देखा जाए तो बीजेपी हालांकि ये बार बार कहती रही है कि इस सीट पर आपकी उम्मीदवार है रेखा गुप्ता जी, क्या लग रहा है टक्कर में है आप लोग? एकदम हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो देखिए, तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे होंगे जो चुनाव प्रचार के लिए उतरे हुए हैं। दूसरी तरफ आपको बीजेपी के तमाम नेता सड़कों पर बाइक रैली के जरिए, ताकि जनता से इस आखिरी वक्त में एक बार फिर से अपील की जा सके कि उनका आशीर्वाद वोट के तौर पर उनके उम्मीदवार को हासिल हो सके, नीरज कुमार सिन्हा को हासिल हो सके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत। बोकारो से हवाई यात्रा का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू करने की दिशा में तैयारियां एक बार फिर से तेज हो चुकी हैं। रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर एसपी सिन्हा ने एयरपोर्ट का निरीक्षण कर रनवे, टर्मिनल भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला प्रशासन, सेल और एयरपोर्ट प्रबंधन के अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा भी की गई।